हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओपन एकेडमी। मैं गौरव पचौरी आपके सामने लेके आया हूँ इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का एक कोर्स, जिसमें हम सभी यूपीपीसीएस या फिर अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम हो और एसएससी, बैंक, रेलवे, पुलिस, जिस भी एग्जाम में इंडियन पॉलिटी से एंड कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन आते हैं, उन सब के बारे में एक ऐसा कोर्स डिजाइन करेंगे जिससे कोई भी क्वेश्चन हमारा न छूटे। ठीक है, तो हम बात करेंगे इस कोर्स में हम क्या लेके आने वाले हैं। तो हम एक एक टाइप को देख लेंगे, जिसमें हम देख पा रहे हैं कि इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन की ये सीरीज है। ठीक है, तो इस सीरीज में क्या है, हम पहला टॉपिक देखेंगे भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, मतलब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। आगे देखेंगे दूसरा, भारतीय संविधान का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कैसे संविधान का निर्माण हुआ। ठीक है, आगे देखेंगे संविधान सभा और उनकी कार्यप्रणाली, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी और उसके क्या क्या फंक्शन थे, कैसे उसने काम किया, इसके बारे में बात करेंगे। आगे देखेंगे भारतीय संविधान के प्रमुख विशेषताएं, मतलब सैलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इनके क्या क्या फीचर है वो देख लेंगे। आगे देखेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये देख लेंगे। फिर संघ और उसके राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। आगे देखेंगे नागरिकता, सिटीजनशिप। आगे देखेंगे उसके फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार। उसके बाद इन टॉपिक के बाद हम आगे चले जाएंगे और देखेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मतलब डीपीएसपी के बारे में बात करेंगे, डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट ऑफ पॉलिसी के बारे में बात करेंगे। फिर देखेंगे मूल कर्तव्य और फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में बात करेंगे। फिर पार्लियामेंट के बारे में बात करेंगे। पार्लियामेंट को एक शब्द में नहीं देखेंगे, हम देखेंगे इनके सारे फंक्शन, और क्या क्या फंक्शन है इनकी, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, इनके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो, जितनी भी सारी चीजें हम पार्लियामेंट की एक एक करके देख लेंगे। हम राष्ट्रपति के बारे में सिर्फ देखेंगे, इनके सारे फीचर्स देखेंगे, और राज्य के बारे में देखेंगे, और राज्यपाल के बारे में देखेंगे, स्टेट एंड गवर्नर के बारे में देखेंगे। फिर उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, चाहे इसके बाद हाई कोर्ट हो या फिर और सबऑर्डिनेट कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, ठीक है, इन सब के बारे में देख लेंगे। फिर पंचायती राज, ठीक है, लोकल गवर्नमेंट के बारे में बात कर लेंगे। इसके बाद ये क्या क्या है, जितने भी संशोधन आए क्या था उसमें, और इनके विषय क्या क्या थे, उनके बारे में बात कर लेंगे। फिर संवैधानिक संस्थाएं, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, मतलब हमारे संविधान में कौन कौन सी संवैधानिक संस्थाएं हैं, संवैधानिक निकाय हैं, उनके बारे में बात कर लेंगे। फिर उसके बाद जो भी टॉपिक बचते हैं, जो लगता है और भी और महत्वपूर्ण है, उनके बारे में हम मिसलिनियस में सारी बातें कर लेंगे। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। हमने अपना थोड़ा सा ब्रीफ नॉलेज ली सिलेबस के बारे में कि हमें आगे पढ़ना क्या क्या है पॉलिटी के बारे में, और ये एग्जाम मतलब हम देखेंगे, चाहे वो यूपी पीसीएस हो, चाहे वो भाई एसएससी हो, चाहे बैंक हो, चाहे रेलवे हो, जिनमें भी इंडियन पॉलिटी पूछी जाती है, उनमें हमारा यही कोशिश रहेगी कि एक भी क्वेश्चन आपका ना छूटे। ठीक है, बस आपको ध्यान से सुनना है, और साथ ही साथ एक पेपर ले लेना है हाथ में, पेन और पेपर, उनको देखना है, और वो की नोट्स हैं, जितने भी कीवर्ड हैं उनको हम नोट कर लेंगे, और धीमे धीमे हमारा ये कोर्स धीमे चलता रहेगा। ठीक है, ओके। तो हमारी पहली स्लाइड देखो आप, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो इनके बारे में बात करेंगे, क्या इतिहास का, मतलब इसका क्या इतिहास रहा संविधान का। क्या एक दिन में संविधान वहां तक पहुंच गया बनने के लिए? नहीं, धीमे धीमे कैसी चीजें इवॉल्व हुई, नई नई चीजें कैसे निकल के आई, वो हम सब देखेंगे। कहाँ कौन कौन से टर्म निकल के आए, कौन से फिनोमेना निकल के आए, उनके बारे में बात कर लेंगे। ठीक है, तो हम इनको दो फेज में पढ़ेंगे। तो पहला फेज आपको दिख रहा होगा कंपनी का शासन, जिसका हमें टाइमलाइन ध्यान रखना है, क्या है 1773 से लेकर 1858 तक। दूसरा फेज देखेंगे हम ताज का शासन, मतलब क्राउन का रूल, है ना, क्राउन रूल। तो हमें यह भी ध्यान रखना है, कंपनी का शासन अलग है, क्राउन रूल अलग है, दोनों की टाइमलाइन अलग है। तो 1858 से 1947 तक। ओके दोस्तों, तो हम बिना कुछ और एक्स्ट्रा चीज देखते हुए हम सीधे अपने कॉन्सेप्ट पे चलते हैं और देखते हैं कि कैसे कैसे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पहला फेज कैसे कवर होगा। ठीक है, तो हम पहले फेज में बात करें तो पहला ही एक्ट हमारा क्या है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का मतलब क्या है, ऐसा हुआ था जब कंपनी भारत में इलीगल ट्रेड या फिर प्राइवेट ट्रेड या फिर ज्यादा रिश्वतखोरी और बहुत सारी समस्याओं से ग्रसित होके, और जो जिसके कारण ब्रिटिश पार्लियामेंट को नुकसान हो रहा था,
उस नुकसान को देखते हुए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कंपनी को नियंत्रित करने के लिए कुछ ऐसे कदम उठाए जिससे कंपनी पर कंट्रोल किया जा सके और जो प्रॉफिट है उसे आगे एक्सपेंशन किया जा सके। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि इसमें रेगुलेटिंग एक्ट का मतलब क्या है, किसी चीज को रेगुलेट करना, कंट्रोल करना। ठीक है, इसका मतलब क्या है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित और नियमित करने की दिशा में पहला कदम। तो हाँ भाई, ये ध्यान रखना है हमें। आगे इसके क्या फीचर है, तो कंपनी को प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों की मान्यता एवं भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव। अब धीमे धीमे कंपनी एक एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल फंक्शन इसके शुरू हो जाएंगे। हम ध्यान रखना है कैसा, प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों की मान्यता मिली और भारत में केंद्रीय जैसी एक शासन व्यवस्था की शुरुआत होने लगी। ठीक है, आगे देखेंगे बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल। अब तक जो बंगाल का जो हेड था उसका नाम क्या था, बंगाल का गवर्नर। अब बंगाल का गवर्नर जनरल, मतलब जनरल शब्द अब जोड़ दिया गया। ठीक है, तो पहले गवर्नर और साथ ही साथ देखेंगे दोस्तों 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन। तो ये पूछा जा सकता है कि कितने मेंबर थे गवर्नर जनरल की हेल्प के लिए, जो कि एग्जीक्यूटिव में से कार्यकारी सदस्य थे वो 4 थे। 4 कार्यकारी सदस्य मतलब इसमें जोड़े गए। ठीक है, आगे देखेंगे पहले गवर्नर कौन है, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। तो हमें ध्यान इनका नाम ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखेंगे, ये साथ ही साथ कीवर्ड नोट करते चले आप। अब देखो आगे नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें, मद्रास एवं मुंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन। मतलब मद्रास और मुंबई जो टेरिटरी थी, जो क्षेत्र थे, अब वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन, मतलब सबऑर्डिनेट शब्द। ये क्या है, अधीन का मतलब सबऑर्डिनेट। जो बंगाल है और मुंबई है वो मद्रास और मुंबई है ना, वो बंगाल की सबऑर्डिनेट है, इनके अधीन ही काम करेंगे वो। ठीक है, एक ही गवर्नर जनरल होंगे। आगे देखिए, अधिनियम के अंतर्गत 1774 में कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश। तो भाई हमें 1+3 ध्यान रखना है कि भाई सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की कहां पे, कोलकाता में। कब, 1774 में। कौन सा एक्ट था, रेगुलेटिंग एक्ट था। और कितने जज थे, ये क्वेश्चन यहां से बन सकता है। तो एक कौन था, मुख्य न्यायाधीश, 3 अन्य न्यायाधीश। ठीक है, आगे देखेंगे कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार। अब देखो ये शब्द ध्यान रखना है, प्राइवेट ट्रेड। ठीक है, तो ये शब्द ध्यान रखना है प्राइवेट ट्रेड का। और भाई ब्राइब, गिफ्ट एंड ब्राइब दोनों, मतलब रिश्वत लेने पर प्रतिबंध। जो अब तक कंपनी के जो कर्मचारी थे और जो वायसरॉय थे, अब तक जो इलीगल ट्रेड कर रहे थे एक तरीका से, और प्राइवेट ट्रेड कर रहे थे जिससे कंपनी को नुकसान हो रहा था, और उस नुकसान को रोकने के लिए और उस पर कंट्रोल करने के लिए इन्होंने बोला कि भाई अब तुम ना प्राइवेट ट्रेड नहीं कर सकते, कोई निजी व्यापार नहीं कर सकते, और ना ही भारतीय लोगों से कोई गिफ्ट, कोई उपहार और कोई रिश्वत लेने पर मतलब कंप्लीटली प्रतिबंध लगा दिया। ओके, आगे देखेंगे ब्रिटिश सरकार का कोड ऑफ डायरेक्टर। अब देखना, ध्यान रखना है, कोड ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, ये ध्यान रखना है, के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण। ठीक है, कंपनी पर कंट्रोल कौन करेगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जो सारी सूचना किन्हें देगा, ब्रिटिश पार्लियामेंट को। कहा कि इंडिया में जो कंपनी क्या क्या काम कर रही है उसकी सारी सूचना उठाएगा और ब्रिटिश पार्लियामेंट को देगा। ठीक है, आगे देखेंगे राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना। मतलब देखो, रेवेन्यू हो, चाहे वो सिविल मामले हो, चाहे वो मिलिट्री मामले हो, रेवेन्यू, सिविल, मिलिट्री, राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की सारी जानकारी ब्रिटिश सरकार को कौन देगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कौन देगा, क्या देगा, सारी सूचनाएं उनको देगा। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। उम्मीद है सारी चीज समझ में आई हूं। एक बार आप इसे ध्यान से देख सकते हैं और वीडियो पॉज करके आराम से एक नजर में सारी चीजें पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज ध्यान से देखनी है और इसमें कुछ कीवर्ड है वो नोट डाउन कर लेने हैं आपको। ठीक है, आगे चलते हैं अगली स्लाइड पर। अब देखो आगे देखते हैं संशोधन अधिनियम 1781। इसका मतलब क्या है, अमेंडमेंट एक्ट 1781। ठीक है, इसमें देखेंगे रेगुलेटिंग एक्ट की
कमियों को ठीक करने के लिए जो रेगुलेटर था वो पूरी तरह मतलब सक्सेस नहीं था, कहीं ना कहीं उसमें फेलियर था। इस फेलियर को दूर करने के लिए हम एक संशोधन मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट एक संशोधन अधिनियम लेके आई, ठीक है। इसे बंदोबस्त कानून के नाम से जाना जाता है, ये ध्यान रखना, ये बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। इसे बंदोबस्त मतलब एक्ट ऑफ सेटलमेंट, इसे लिख लें एक्ट ऑफ सेटलमेंट। तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट किसे बोला जाता है? संशोधन अधिनियम को, ठीक है। अब आगे देखेंगे, गवर्नर जनरल तथा काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया। मतलब जो गवर्नर जनरल थे अब वो सुप्रीम कोर्ट की जितनी एरिया है, जितने क्षेत्राधिकार है, उनसे अलग कर दिया गया। तो गवर्नर जनरल और सुप्रीम कोर्ट की यहाँ पे इनको दोनों को सेपरेशन कर दिया गया, ठीक है। आगे देखते हैं, राजस्व संबंधित मामले तथा राजस्व वसूली मामले सर्वोच्च न्यायालय से बाहर कर दिए गए। मतलब जितने रेवेन्यू मामले थे, राजस्व मामले थे, ठीक है, कर के मामले थे, अब वो सब किससे अलग कर दिए गए? सुप्रीम कोर्ट के अधीन से, ठीक है। आगे देखेंगे, इस कानून द्वारा सभी निवासियों को सर्वोच्च न्यायालय में हिंदू व मुस्लिम, ये दोनों शब्द ध्यान रखने, हिंदू व मुस्लिम कानून के मुताबिक मामले तय करना। इसका मतलब ये हुआ जितने भी मामले थे वो हिंदू और मुस्लिम के जो पारंपरिक और उनके पुराने कल्चर के आधार पे, जो धर्म के आधार पे जो नियम थे, उनके पारंपरिक जो प्रथाएं थी, उनके आधार पे ही सुप्रीम कोर्ट निर्णय ले, न कि अपने हिसाब से निर्णय ले, जिससे हिंदू और मुस्लिम जो धर्म के लोग हैं उनकी जो प्राचीन सभ्यता है उनको आहत ना पहुंचे, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखा जाए और कोर्ट इस चीज का ध्यान रखे, ठीक है। आगे देखेंगे हम, सर्वोच्च न्यायालय की बजाय प्रांतीय न्यायालय की अपील गवर्नर जनरल इन काउंसिल में। मतलब अब सुप्रीम कोर्ट में कोई ऐसी चीज नहीं लेके जाएंगे, इसकी बजाय कहां लेके जाएंगे भाई? प्रांतीय न्यायालय में, ठीक है, प्रोविंशियल जुडिशरी के पास, ठीक है, अपील करेंगे और गवर्नर जनरल इन काउंसिल में लेके जाएंगे, ठीक है। आगे देखेंगे, कानून में गवर्नर जनरल इन काउंसिल को प्रांतीय न्यायालय एवं काउंसिलों के लिए नियम विनिमय बनाने के लिए अधिकृत, मतलब अथॉरिटी दी गई कि भाई अब सारे जो रूल एंड रेगुलेशन है वो इनके अधीन बनाए जाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं हम, और एक सेकंड के लिए आप सारी चीज देख लो और नोट कर लो इसमें क्या क्या फंक्शन है इसके, जो मेन कीवर्ड है वो ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट के बारे में बात करी हमने, और यहाँ पे पावर ऑफ सेपरेशन की बात करी हमने कि कैसे भाई सुप्रीम कोर्ट को और इसे काउंसिल को अलग कर दिया गया। इसका भी ध्यान रखना है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। आगे देखेंगे, अगली स्लाइड पर देखते हैं हम 1784 पिट्स इंडिया एक्ट। मतलब अभी भी कहीं न कहीं रेगुलेटिंग एक्ट सही, तो उसके बाद हमने अभी एक्ट ऑफ सेटलमेंट देखा, उसके बावजूद कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा खामियां हमें नजर आ रही हैं। अभी भी कंपनी पूर्ण रूप से ढंग से कार्य नहीं कर रही, और जो लगातार जो कमियां हैं, लैग से हैं, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट को दिखाई दे रहे थे। इसकी वजह से ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक कदम और उठाया, ठीक है। तो वो कदम क्या था आगे देखेंगे, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इसमें क्या है, रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने एक संशोधन किया। अब देखेंगे, ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट्स, नाम ध्यान रखना है, विलियम पिट्स कौन थे? ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर, जिसने यहाँ पे ये पिट्स इंडिया एक्ट को लेके आए और उन्हें इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है, और द्वारा जारी किया गया। कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग कर दिया। मतलब देखो भाई, कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन को क्या कर दिया? अलग अलग कर दिया। मतलब अब दोनों काम अलग अलग होंगे, दोनों के लिए कोई अलग से निकाय काम करेंगे, अलग से कोई संस्थाएं काम करेंगी, वो देखेंगे क्या है आगे। तो हमें ध्यान रखना है राजनीतिक और वाणिज्यिक, ठीक है, राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग कर दिया गया। आगे देखिए, इसने निदेशक मंडल, डायरेक्ट कोर्ट, ठीक है, को कंपनी के व्यापारिक मामलों की अनुमति दी, लेकिन राजनीतिक मामले किनके पास थे? बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास। तो पॉलिटिकल मामले किनके पास हैं? बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास, ठीक है। और निदेशक मंडल के पास कौन से मामले हैं? व्यापारिक मामले। तो देखो हमें बहुत ध्यान रखना है, एक बारीकी से ध्यान, अगर ये पूछा भी जाए अगर ज्यादा डीपली, तो हमें ध्यान रखना है कि किनके पास कौन सी पावर थी। तो देखो व्यापारिक पावर किनके पास देख रहे हैं हम? निदेशक मंडल के पास। और राजनीतिक पावर कहां देख रहे हैं हम?
बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास। तो हमें दो शब्द दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, निदेशक मंडल और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, दोनों के अपने अपने काम है। तो हम ऊपर देख रहे थे कि राजनीतिक कार्य और वाणिज्यिक कार्य अलग अलग कर दिए गए, वो कार्य किनके अधीन आ रहे हैं, तो दोनों की बॉडी अलग है, दोनों के निकाय अलग अलग है, दोनों निकाय अपने अपने क्षेत्र में कार्य करेंगे, ठीक है। हाँ, आगे देखेंगे जी, दोनों हमने बॉडी निकाय मतलब संस्थाएं बनाई। इस प्रकार द्वैध शासन की व्यवस्था आरंभ हुई। अब पूछोगे व्हाट इज डायरकी, द्वैध शासन। अभी द्वैध शासन देख रहे हैं, दो संस्थाएं एक ही क्षेत्र में लगातार कार्य कर रही हैं और वो कार्य अपने अपने दायरे में रखे कर रही हैं, ठीक है। तो दोनों संस्थाएं काम कर रही हैं अलग अलग। कौन कौन सी संस्थाएं? बोर्ड ऑफ कंट्रोल और निदेशक मंडल, दोनों क्या कर रहे हैं? अलग अलग कार्य कर रहे हैं एक ही क्षेत्र में। तो दैट इज डायरकी, मतलब द्वैध शासन की व्यवस्था कहां से शुरू हुई? बंगाल में। तो हमें पता है भाई, पिट्स इंडिया एक्ट की तहत, ठीक है। तो आगे देखेंगे हम दोस्त, तो देख लीजिए एक नजर में इसको, क्या है इसमें आगे देखो। बोर्ड ऑफ कंट्रोल ब्रिटिश पार्लियामेंट को नागरिक, सैन्य और सरकार राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण मतलब इन्वेस्टिगेशन और नियंत्रण, कंट्रोल करेगा। कौन करेगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। किस पर? जो भारत में जितने भी सिविल मैटर हैं, नागरिक, सैन्य, मिलिट्री मैटर और गवर्नमेंट के जितने सारे फंक्शन हैं, वो सारे फंक्शन को कौन अलग कंट्रोल एंड किसके पास अथॉरिटी होगी? बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास। किसकी अथॉरिटी? नियंत्रण करने की, और सारी सूचनाएं इनको ब्रिटिश पार्लियामेंट को देंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, इस अधिनियम में पहली बार भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को ब्रिटिश आधिपत्य मतलब ब्रिटिश टेरिटरी की बात करी यहां पर, ठीक है। ब्रिटिश टेरिटरी की बात करी, कंपनी के आधिपत्य मतलब सारे जो क्षेत्र है भारत में, जितना भी कंपनी का क्षेत्र है, जहां जहां पे कंपनियों के क्षेत्र हैं, जहां पे कंपनी काम कर रही है, वो सारे क्षेत्र किसके अधीन आएंगे? ब्रिटिश आधिपत्य के, ठीक है। तो हमें ये शब्द ध्यान रखना है, बहुत ही इंपोर्टेंट शब्द है ये, ब्रिटिश आधिपत्य। तो कौन सा एक्ट है हमारा? 1784 का। तो हमें ये चीज ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे नोट डाउन कर लेना है आपको कि ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कब बोला गया भारत को? तो 1784 में, ठीक है। आगे चलते हैं, अब देखते हैं हम धीमे धीमे एक नया फेज आएगा। अब जहां से ना एक चार्टर एक्ट, अब देखो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक नया बदलाव आएगा। जो कंपनी पहले काम कर रही थी उस तरीके से ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पूरी कोशिश करी नियंत्रण करने की, लेकिन अब हम ना अब कहीं ना कहीं ब्रिटिश पार्लियामेंट अब जो नए नए गवर्नर वायसराय जो गवर्नर आएंगे उनको अलग से पावर देगी, और कैसे क्या क्या पावर देगी उसके बारे में हम बात कर लेंगे, ठीक है। तो देखते हैं हम चार्टर एक्ट 1793। तो पहला चार्टर एक्ट है, तो हमें ध्यान रखना है। तो पहला चार्टर एक्ट कौन सा है? 1793। तो इसमें क्या क्या बातें बोली गई? इसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस, अब ये लॉर्ड कॉर्नवालिस को ध्यान रखना है, ये पहले ही आ चुके थे अब से, लेकिन अब इनको क्या किया? पावर अतिरिक्त दी गई। देखो, को काउंसिल के निर्णय के ऊपर अधिभावी शक्ति भविष्य के सभी गवर्नर जनरलों एवं प्रेसिडेंसी के गवर्नर जनरल तक विस्तारित कर दिया गया। मतलब अब कहीं ना कहीं जो गवर्नर जनरल है उनकी पावर को एक्सपांड कर दिया गया, विस्तार कर दिया गया, इतना ध्यान रखना है। अब धीमे धीमे पावर इनको बढ़ाई जा रही है, ठीक है। आगे देखेंगे हम, गवर्नर जनरल को अधीनस्थ बॉम्बे, मतलब हम पहले देख पा रहे थे, हमने पहले देखा था कि बॉम्बे और मद्रास से वो सबऑर्डिनेट थे किसके? बंगाल के। तो आगे देखेंगे, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी की सरकारों के ऊपर नियंत्रण करने की शक्ति प्रदान करी, मतलब और ज्यादा कंट्रोल्ड, ठीक है। कंट्रोल्ड मैनर में जा रहे हैं ये लोग, और ज्यादा कंट्रोल करेंगे, ठीक है। तो गवर्नर जनरल को अधीनस्थ बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी की सरकारों के ऊपर नियंत्रण करने की शक्ति प्रदान की। किसको? गवर्नर जनरल को, ठीक है। आगे देखेंगे, यहां तक समझ में आया हो आप लोगों को, उम्मीद करता हूं। अब हम देखेंगे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, भारत पर व्यापार करने के एक अधिकार, मतलब मोनोपोली की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। एक अधिकार मतलब मोनोपोली को अगले 20 वर्ष तक आगे बढ़ा दिया गया, ठीक है। ये ध्यान रखना है। आगे देखेंगे, कमांडर इन चीफ के गवर्नर जनरल काउंसिल के सदस्य होने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया। मतलब ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि भाई जो कमांडर इन चीफ हो वो काउंसिल का मेंबर हो ही हो, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। लेकिन पहले ऐसा मैंडेटरी मतलब था, तो ये सारी चीजें समाप्त कर दी गई। आगे देखते हैं, इसमें प्रावधान किया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य तथा उनके कर्मचारी, देखो बोर्ड ऑफ कंट्रोल आपको पता है
पीछे वाले एक्ट में हमने देखा था अभी कैसे क्या क्या काम कर रहा था, पॉलिटिकल पावर को कंट्रोल कर रहा था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य तथा उनके कर्मचारियों को भारतीय राजस्व इंडियन रेवेन्यू, तो इंडियन रेवेन्यू की बात करें तो भारतीय राजस्व की बात कर रहे हैं भाई, से भुगतान किया जाएगा, पेड आउट फ्रॉम इंडियन रेवेन्यू। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमने हाईलाइट किया है कि भारतीय राजस्व से अब इन लोगों को पेड आउट किया जाएगा इंडियन रेवेन्यू से। ठीक है, ये पूछा गया क्वेश्चन कि कौन से अधिनियम में मतलब जो इंडियन रेवेन्यू से और ब्रिटिश के जो मेंबर थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर थे, उनको पेड आउट किया गया था। तो हमें ध्यान रखना है चार्टर एक्ट 1793। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं हम। तो ये सारी चीजें आपको नोट कर लेनी है, जितने जितने की पॉइंट है, इंपोर्टेंट बहुत ज्यादा पॉइंट है, मतलब 4-4, 5-5 पॉइंट 2-2 शब्दों में लिख लो आराम से, 3-3 शब्दों में, और आराम से रिवीजन कर पाओगे। ठीक है, अपने हाथ में नोट हो रखिएगा। आगे देखते हैं चार्टर एक्ट 1813। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। ये सेकंड चार्टर एक्ट है। भारत में कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया। अभी हम देख रहे थे कैसे मोनोपोली की बात करी जा रही थी, अब ना वो मोनोपोली क्या कर दी गई, खत्म कर दी गई। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना है, मोनोपोली खत्म। लेकिन दोस्तों बात ये है कि जो कंपनी कई सालों से लगातार भारत में काम कर रही हो और उसकी इकोनॉमिकली पॉलिटिकली पावर बनी हुई हो, उसके बावजूद उसे एक दिन में तुम उसे बाहर कर दो, तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश पार्लियामेंट को लगता था और हमने इसे कंप्लीटली बाहर कर दिया तो कहीं ना कहीं और ज्यादा नुकसान होगा, हम मतलब बहुत जल्दी डिग्रेड कर जाएंगे इंडिया में एज ए ट्रेडर। ठीक है, तो उसने एक चीज बोली कि भाई तुम लोग मोनोपोली तो आपकी खत्म है, लेकिन कुछ कंडीशन है, तुम टी और चाइना के साथ ट्रेड कर सकते हो। तो हमें ये सब ध्यान रखना है, चाय और चीन के साथ व्यापार तुम लगातार जारी रखोगे, लेकिन तुम अकेले मोनोपोली नहीं करोगे। हम इसके बाद हम क्या करेंगे, सभी ब्रिटिश कंपनियां हैं उनके लिए ओपन कर देंगे क्या, मार्केट। तो भाई अब सबके लिए मार्केट ओपन है। कोई भी जो जितने यूरोप की कंपनी है, ब्रिटिश की कंपनी और अदर कंपनी है, तो पार्लियामेंट बोलेगी भाई तुम जाओ और बाकी लोगों को वहां पे मौका दो, तुम अकेले ही एकाधिकार के तहत सारी चीज नहीं करोगे, बस तुम्हें चाय और चीन के साथ हम कंटिन्यू मोनोपोली रखेंगे। ठीक है, तो हमें जो शब्द समझ आए चाय और चीन, बिल्कुल ध्यान रखने। कौन से एक्ट है, 1813। ठीक है, आगे देखते हैं हम। इस कानून में भारत में कंपनी शासित क्षेत्रों पर ब्रिटेन के राजा की संप्रभुता को स्थापित किया। मतलब अब ना कहीं ब्रिटिश लोग हैं, जो ब्रिटिश की महारानी या महाराजा थे, वो अब बोलेंगे कि अब जो भारत का क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से हमारे ही सॉवरेन, मतलब अब जो सारी सॉवरेनिटी है ना, जो संप्रभुता है वो उनके ही अधीन है। अब सर्वोच्च जो हमारे जितनी भी कंपनी के क्षेत्र हैं, उनका जो सर्वोच्च होगा वो ब्रिटिश के लोग ही होंगे, ब्रिटिश की सरकार होगी। ठीक है, दैट इज संप्रभुता। तो हम सॉवरेनिटी की बात करें तो हमें यहां ध्यान रखना है कि अल्टीमेटली पावर अब ना सारी किनके पास आ जाएगी, ब्रिटिश के जो राजा है ना उनके पास। वो अपना कोई मेंबर यहां बिठाएंगे और उसके पूरे कोऑर्डिनेशन में, पूरे रेगुलेशन में पूरी देखभाल करेंगे। ठीक है, दैट इज संप्रभुता। आगे देखेंगे, ईसाई मिशनरियों को भारत आकर लोगों को प्रबुद्ध, इंटेलेक्चुअल, ठीक है, साइंटिफिक मैनर करने की अनुमति प्रदान की, जिसके लिए 1 लाख रुपए अनुदान ग्रांट की व्यवस्था की। मतलब ये लोग चाह रहे थे कि इंडिया में अंग्रेजी वेस्टर्न कल्चर को प्रमोट किया जाए, जिससे भारत में जो भारत की मार्केट है कहीं ना कहीं वेस्टर्न सेंट्रिक हो जाए, जिससे इन लोगों को और ज्यादा फायदा हो। तो ये चाहते थे, इसलिए उन्होंने मतलब बोला था कि हम 1 लाख रुपए खर्च करेंगे और इसमें हम आपको वेस्टर्न कल्चर और वेस्टर्न एजुकेशन को प्रोवाइड करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखेंगे। हमें ये ध्यान रखना है बस थोड़ा सा, क्या भाई इन लोगों का मतलब देखो अल्टीमेट गोल कुछ और था इनका, वो एज ए ट्रेडर था, लेकिन हमको दिख कुछ और रहा था। ठीक है, आगे देखेंगे। स्थानीय सरकार को व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकृत कर दिया गया। मतलब अब जो जितनी लोकल गवर्नमेंट है ना, अब वो सब लोग सरकार को क्या देंगे, टैक्स देंगे। अगर टैक्स नहीं देंगे तो सरकार क्या करेगी, पनिशमेंट करेगी। तो हमें ध्यान रखना है यहाँ पे कैसे इन्होंने टैक्स की बात करी। और बोला गया था कि 10.5%, एक सेकंड,
10.5% टैक्स इज मैंडेटरी टू एवरीवन। ठीक है, हमें ये ध्यान रखना है। सारे पॉइंट हमने इसमें 4-5 पॉइंट देखे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए, जिसमें चाय और चीन के साथ व्यापार करने की बात करी गई थी और कहीं ना कहीं 1 लाख रुपए खर्च करने की भी बात की गई कि हम कैसे वेस्टर्न एजुकेशन को यहाँ पे प्रमोट करें। ठीक है, आगे देखेंगे हम इसके बाद। अब देखो चार्टर एक्ट 1833, इसका ध्यान रखना है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है इसके बारे में बात करेंगे। धीमे धीमे हम देख पा रहे हैं चीजें कुछ ना कुछ एडिशनल होती जा रही हैं, तो वो क्या एडिशनल हुआ तो हम अगले चार्टर में हम देख लेंगे। ठीक है, तो भारत में केंद्रीकरण, इसका मतलब सेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन। ठीक है, किस दिशा में निर्णायक कदम। अब ना धीमे धीमे कंपनी अपनी पावर को, पार्लियामेंट अपनी पावर को बढ़ाएगी और कंपनी पावर को और ज्यादा कम कर देगी, और देखेंगे हम कैसे सेंट्रलाइज गवर्नमेंट की शुरुआत होती है यहां से। ठीक है, इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो हम एक नया शब्द सुनेंगे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो हमें यह ध्यान रखना है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कब आया पहली बार, तो 1833 के एक्ट में, चार्टर एक्ट में। ठीक है, ये हमें पॉइंट बखूबी ध्यान रखना है। और इसमें नागरिक मतलब सिविल मामले, सैन्य मतलब मिलिट्री मामले की शक्तियां किनको दे दी, ज्यादातर भारत के गवर्नर जनरल को। ठीक है, आगे देखेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक, नाम ध्यान रखना है दोस्तों, भारत के पहले गवर्नर जनरल बने, तो ये नाम हमें ध्यान रखना हर हाल में। आगे देखेंगे मद्रास और मुंबई के गवर्नर को विधायिका संबंधित शक्तियों से वंचित कर दिया गया, मतलब जो मद्रास मुंबई है उनके जो गवर्नर को लेजिस्लेटिव पावर से क्या कर दिया, शक्ति से वंचित कर दिया। ठीक है, आगे देखेंगे पुराने कानूनों को नियामक कानून कहा गया। जब अब तक जितने कानून बने थे उनके कुछ ना कुछ नाम रखे गए होंगे, तो इस एक्ट में बोला गया था अब तक जो कानून थे उन्हें हम क्या बोलेंगे, नियामक कानून। ठीक है, और जो नए कानून के तहत बने कानून, अब जो नए कानून के तहत कानून बनेंगे ना उन्हें एक्ट या अधिनियम कहा जाएगा। जो आज के टाइम में अपन एक्ट और अधिनियम की बात करते हैं। ठीक है, वो शब्द कहां से निकला, तो पहली बार ये सी कहां से निकली, एक्ट की शब्द है। तो भाई हमें ध्यान रखना है 1833 में एक्ट जैसी चीजें हमें सुनाई दी। ठीक है, तो हम देख पा रहे होंगे कि एक्ट शब्द कहां से ड्राइव हुआ, तो आपको पता होना चाहिए 1833 की बात कर रहे हैं सर। ठीक है, तो हमें एक्ट शब्द का ध्यान रखना है। हाँ, ये एक्ट और अधिनियम की बात की गई। ठीक है, इसमें ये बहुत बखूबी ध्यान रखना है आपको। आगे देखेंगे कंपनी की व्यापारिक निकाय की गतिविधियां, मतलब कंपनी एज ए ट्रेडर को समाप्त कर दिया। अब कंपनी एज ए ट्रेडर काम नहीं करेगी, ऐसा इसमें बोला गया था। और अब वे प्रशासनिक मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है, निकाय के रूप में कार्य करेगी। अब ना कंपनी एज ए प्रशासनिक रूप में काम करेगी, न कि व्यापारिक रूप में काम करेगी। ठीक है, हमें ध्यान रखना है। कंपनी के अधिकार वाले क्षेत्र ब्रिटिश राजशाही और उनके उत्तराधिकारियों के विश्वास के तहत कब्जे में रहेंगे। मतलब जो कंपनी के क्षेत्र हैं भारत में जितने भी, अब वो किनके अंदर रहेंगे, ब्रिटिश राजशाही, मतलब जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में और ब्रिटिश में जो जितनी भी राजा रानी थी उनके तहत काम करेंगे, और उनके ही रिप्रेजेंटेटिव, उनके जो ब्रिटिश राजशाही है उनके ही लोग होंगे, वो इंडिया में बैठेंगे और वो उनके रूप में काम करेंगे, उत्तराधिकारी के रूप में काम करेंगे। ठीक है, हमें ध्यान रखना है। आगे देखेंगे सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन व विचार, मतलब पहली बार भारत में आइडिया किस बात का, सिविल सर्विस का ओपन कंपटीशन का कब आया था, खुली प्रतियोगिता किसके लिए, सिविल सेवकों के लिए। पहली बार ये आइडिया आया था, केवल क्या विचार आया था, न कि इंप्लीमेंट हुआ था। लेकिन ये कैसा रहा, असफल रहा। तो हमें इतना ध्यान रखना है कि पहली बार विचार कब आया, तो हमें ध्यान रखना है 1833 में, और ये असफल रहा था। तो आगे देखेंगे हम कैसे कब सफल हुआ और कौन कौन सी कमेटी बनी उसके बारे में। उम्मीद करता हूं ये सारी चीज समझ में आई होंगी, और एक आप ध्यान से इसे रीड कर लें, समझ लें पॉज करके वीडियो, तो आपको आसानी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अब हम देखेंगे चार्टर एक्ट 1853। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे ब्रिटिश संसद द्वारा पारित अंतिम चार्टर, मतलब लास्ट चार्टर है। ध्यान रखना है कितने चार्टर हमने करे, कमेंट में बताओ कितने अब तक चार्टर आ चुके हैं। ठीक है,
वो संवैधानिक दृष्टि से महत्वपूर्ण। अब ना भारत में कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म आएंगे, संवैधानिक सुधार आएंगे, नए नए फिनोमेना आएंगे, नए नए टर्म आएंगे, और एक जो आज के टाइम में हमारे हमारे संविधान में चीज दिखाई देती हैं, वो कहीं ना कहीं हमें इनकी झलक पहले भी दिख चुकी है। ठीक है, तो चीजें कहां से ड्राइव हुई हैं तो हमें आज भी पता है कि चीजें यहां से निकल के आई हैं। ठीक है, हम देखेंगे पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया। मतलब देख पा रहे हो दो शब्द, परिषद और विधायी, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव। एक सेकंड आप ध्यान से देखिएगा, परिषद और विधायी, और आगे देखो प्रशासनिक कार्य। तो हमें एक शब्द दिखाई देता है ये वाला, ये वाला, और प्रशासनिक शब्द का मतलब क्या है? एग्जीक्यूटिव कार्यकारी, ये लेजिस्लेटिव, ये एग्जीक्यूटिव। जो आज के टाइम पे विधानसभा और विधानसभा नहीं, अरे पार्लियामेंट में क्या होती है, विधायिका और कार्यपालिका, माफी चाहूंगा, विधायिका और कार्यपालिका हैं, वो आज के टाइम फंक्शन करती हैं। ऐसे ही उस टाइम 1853 में ये दो शब्द दिखाई दे हमें, विधायी और प्रशासनिक। प्रशासनिक का मतलब कार्यपालिका का हिस्सा ही होता है प्रशासनिक। ठीक है ना, तो हमें ध्यान रखना है, ये दोनों को क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। ठीक है, मतलब पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद की विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया, हमें ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखेंगे परिषद में 6 नए पार्षद जोड़े गए। ठीक है, उन्हें क्या बोला गया, विधान पार्षद बोला गया। कितने, 6 मेंबर, ध्यान रखने हैं हमें। आगे देखेंगे गवर्नर जनरल के लिए विधान परिषद का गठन किया गया, जिसमें जो मेंबर थे उनको क्या बोला जाएगा, जिसे केंद्रीय विधान परिषद कहा जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है हमें। आगे देखेंगे परिषद की शाखा ने, जो भाई परिषद थी, अभी देख रहे हैं ऊपर जिस दोनों चीज देख रहे हैं, अलग अलग काम कर रही है ना, तो ये क्या है, छोटी संसद, ये शब्द ध्यान रखना है। मिनी पार्लियामेंट शब्द ध्यान रखना है। ठीक है, तो हमें छोटी परिषद किसे बोला जाता है, कब आई थी या कब काम किया था, तो 1853 के एक्ट में, चार्टर एक्ट में हमें छोटी परिषद जैसा शब्द दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पे लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव अलग अलग सेपरेटली वर्क कर रही है। और जब लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव दोनों काम अलग करती हैं, तो कहीं ना कहीं हमें आज के टाइम में जो पार्लियामेंट है हमारी, उसमें हमें उसी के फंक्शन दिखाई देते हैं, उसी की झलक दिखाई देती है। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है कि छोटी पार्लियामेंट शब्द कब आया, तो हमें बखूबी ध्यान रखना है इस बात का कि भाई 1853 में। आगे देखते हैं सिविल सर्विस के चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का आरंभ। ठीक है, और इसके लिए मैकाले कमेटी, जो हमें ध्यान रखना है, कौन सी कमेटी है, मैकाले कमेटी। किसके लिए आई, सिविल सर्विस के चयन के लिए और ओपन कंपटीशन के लिए। अब मतलब अब भारत में ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विस की चीजें स्टार्ट हो चुकी थी, जिसके लिए इन्होंने एक मैकाले कमेटी का गठन किया था। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, ये सारे पॉइंट